हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, सही होंगे और अपनी लाइफ जी रहे होंगे। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर प्रोवाइड कर दिया है इस चैप्टर से, जिसमें हमने अधिकार के बारे में चर्चा की थी। अब इसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। अब हम मौलिक अधिकार के में कितने प्रकार हैं मौलिक अधिकार के, वो सब इस पार्ट में जानेंगे। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर हमारा पार्ट 2 में ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर हम पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कम से कम वीडियो बनाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक, ताकि आप अपने पढ़ाई में ध्यान दे सकें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए, भारत का संविधान, मौलिक अधिकार देखिए, इसमें भाग 3 लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, और जो नीति निर्देशक तत्व वो भाग 4 में है, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद होते हैं, इसके अनुच्छेद अलग होते हैं और उसके अनुच्छेद अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ते हैं। ये 18 से लेके 32 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार में आते हैं, और उसके बाद 36 से लेके 51 तक जो होते हैं वो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार जो है हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैसे हैं, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं आएगा आपका। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, वो आएगा। और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर पूछेगा, और अंतर आना ही आना है 5 नंबर का, और आएगा ही। वो कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा ना गया हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए भी और सभी नागरिकों के लिए भी, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, देखिए, कानून का समक्ष समानता, यानी कानून कैसा भी हो, सभी लोगों के लिए समान हो, कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, उसे समानता का अधिकार है, और वह उसे अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकता है, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी किसी भी धर्म, जाति या किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं रखा जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए ये अधिकार लागू होते हैं। दुकानों, होटलों, कुएं, तालाबों, स्नान घाट, सड़कों आदि पे प्रवेश की असमानता है, यानी आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी नहा सकते, कहीं भी धो सकते, कहीं भी चल सकते, कहीं भी फिर सकते हैं। वो आपका समानता का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, बहुत सी जगह भेद होता है, यानी देखिए, जहाँ पर न्यायपालिका है, न्यायपालिका में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मतलब मेन होते हैं, बाकी लोगों को जाना वैध होता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा समानता का अधिकार रोका जाता है, ठीक है। तो हर जगह की तो ये मानते हैं कि हाँ, सबको समानता का अधिकार है। तो ये नहीं कि हाँ, तुम्हें समानता का अधिकार है तो किसी के घर में घुस जाओ, नहीं, मुझे तो समानता का अधिकार है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये नहीं होता, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं हमें रोकथाम दिया जाता है। आगे देखते हैं, रोजगार के अवसर भी समान रोजगार के अवसर की समानता, यानी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो अगर वो 18 साल से ऊपर है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे रोक लगाएगा कि हाँ भाई तू नहीं भर सकता, नहीं। अगर वो सक्षम है उस पद पर व्याप्त होने के लिए, तो वो उसको रोजगार मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति से, धर्म से संबंध। इसके बाद छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत का भेदभाव नहीं होता। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो दलीय जाति के होते थे तो छुआछूत किया जाता था, तो उनको भी समानता का अधिकार दिया गया है, वो समान अधिकार उनको प्राप्त है। कोई ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता, वरना उन पे कहते हैं कि उनके ऊपर भी केस डाला जा सकता है। आजकल ऐसा नहीं होता, ये जब से मौलिक अधिकार लागू हुआ है।
उपाधियों का अंत। यानी जैसे पहले लोग क्या करते थे कि जो अमीर होते थे वो लोगों को क्या कहते थे, गुलामों को खरीदते थे, उन पे अपना कब्जा जमाते थे। तो उनको भी रोकथाम किया गया कि तुम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी के साथ अत्याचार नहीं सकते, उसका भी रोकथाम किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आज़ादी। एक तरफ से आज़ादी होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी व्यक्तिगत यानी कि सभी व्यक्ति को व्यक्ति के हिसाब से जो स्वतंत्रता मिलती है उसको कहते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी बात को किसी के सामने भी रख सकता है, अपनी बातें व्यक्त कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बस ये है कि वो व्यक्ति किसी के लिए अभद्र शब्द ना निकाले। ठीक है, ये अभद्र शब्द का मतलब समझते हैं आप सब? अभद्र शब्द का मतलब ये होता है कि यानी गाली गलौज ना करे। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होकर और सभा करने का यानी शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए कि आंदोलन होता है, इंसान शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी अपना आंदोलन कर सकता है, कहीं भी जाके प्रचार कर सकता है, लेकिन हिंसा ना हो, ये होता है। वो सभा बिठा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, उनको ये अधिकार, स्वतंत्रता दी गई है। चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, आंदोलन कर सकते हैं। संगठित होने का यानी एकजुट होने का अधिकार सभी को है। भारत में कहीं भी आने जाने का मतलब कि आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो सबका अधिकार है। उसके बाद है भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का। देखिए, अगर भारत है तो आपको कहीं भी जाके आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, उसका अधिकार आपको मिला है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप गुजराती हैं तो आप गुजरात में ही रह सकते, कहीं और नहीं रह सकते। दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली में रह सकते, कहीं और नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सबको अधिकार है, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, बस हिंसा ना फैलाओ। आगे देखते हैं। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अपराधों के लिए आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई अधिकार नहीं। पहले के क्या होता था, पहले का लोग जो थे वो जातियों के हिसाब से काम छोड़ते थे। जैसे कि कहते थे ना, जो नाई होते थे वो नाई का ही काम करते थे, और जो धोबी होते थे वो कपड़े धोने का ही काम करते थे। ऐसे काम बेटा होता था नहीं, लेकिन अब इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये सब अधिकार किसके हिसाब से मिला? मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबको ये अधिकार दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, संरक्षण और जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, आप किसी भी देश में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप विजिबल हैं उस पढ़ाई को करने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अभियुक्त और सजा पाए और लोगों के अधिकार। देखिए, जो यही नहीं कि हमारे लिए ही अधिकार है, लेकिन कुछ लोग तो जेल में भी होते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं देना चाहिए? उनको भी अधिकार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कोई चला गया, कोई चोरी के इल्जाम में गया तो उसको फांसी दे दिया जाए, और जो कोई खून करके चला गया तो 2-3 दिन में छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जिस हिसाब से जाता है तो उसको उसी तरह से अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी पे शोषण ना कर सके, उस पे अधिकार जो दिया गया है वो कहलाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी मानव के दुर्व्यापार के और बदुआ मजदूर पर रोक। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया ये बात,
कि पहले के लोग क्या करते थे कि गुलामों को खरीदते थे और उनसे मन चाहे काम करवाते थे और उनको जो वेतन दिया जाता था वो भी कम दिया जाता था। तो ये था बधुआ, उनको बधुआ बना लिया जाता था। अब बधुआ मजदूर यानी कि जैसे कि अब वो काम कर रहा है तो उसको ये अधिकार है कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी वही काम करेंगे, उसके जो बच्चे होंगे वो भी वही काम करेंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के गुलाम बन जाते थे ऐसे लोग। और जो कहते थे कि उनको जो वेतन मिलता था वो ना के बराबर मिलता था या तो मिलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उनके गुलाम होते थे। आगे देखते हैं। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे उनसे बाल मजदूरी कराई जाती थी। 14 साल से पहले की जो बच्चे थे उनको, जो गरीब माँ बाप थे वो क्या करते थे, बच्चों को फैक्ट्रियों वगैरह में भेज देते थे। क्या वो जोखिम भरे काम हो कैसे भी वो भेज देते थे। वो नहीं सोचते थे इस बात को। तो क्या होता था कि वो कई बार ऐसा होता था कि वो जो जोखिम भरे काम करते थे उसमें कई बार बच्चों का हाथ चला जाता था फैक्ट्रियों की मशीनों में, वो मर भी जाते थे। ये सब चीज़ें होने लग गई थी। तो सरकार ने भी इस पे भी बैन लगा दिया कि कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा कोई भी वर्क नहीं करेगा जो जोखिम भरे हों। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे होटलों में, चाय की दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो काम करते हैं। तो इसलिए सरकार ने 14 साल के बच्चों तक अवैध कर दिया और उनकी पढ़ाई के लिए शिक्षा भी 14 साल तक फ्री कर दी। यानी आपने देखा होगा कि 8 क्लास तक पूरी फ्री होती है पढ़ाई, उसमें कोई खर्चा नहीं आता। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म से संबंधित आपको एक अधिकार दिया जाता है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो, यानी आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। यानी अगर आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म मामलों में प्रबंधन आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप उसमें आस्था रख सकते हैं, आप अपनी धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में जा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई आप पे जोर जबरदस्ती ना करे। ऐसा आपको आज़ादी धर्म में मिला है। ठीक है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार ही यही कहलाता है। आगे है इसमें देखिए क्या आता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अपने धर्म के लिए आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, अदायगी कर सकते हैं। आपको इस सब चीज़ें स्वतंत्रता दिया गया है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शिक्षा स्वतंत्रता में धार्मिक स्वतंत्रता या उपासना की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि हर धर्म की कोई ना कोई शिक्षा होती है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो उस सब की भी हमें जो है कानूनी अधिकार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता। देखिए अभी तो आपने कितना पढ़ा, समानता पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ा, शोषण के विरुद्ध पढ़ा, धार्मिक पढ़ा। अब हमारा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार। यानी आप जो कहते हैं कि जो कम संख्या है के लोग हैं उनकी भाषा की संस्कृति का भी उन्हें अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। यानी अगर आप कम संख्या के हैं लोग तो वो भी अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को स्थापित कर सकते हैं, इस शिक्षा को की संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए ये जो जितने भी ऊपर आपने अभी तक अधिकार पढ़े हैं उनका सबका मेल इसी में मिलता है। इसके अनुकूल आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं।
यानी अगर किसी भी स्वतंत्रता का आपका अधिकार, जो भी आपके अधिकार का हनन हो रहा है, चाहे वो किसी भी अधिकार है, तो आप इसके अनुसार अपने अपने जो है अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्याय में जाने का अधिकार। यानी देखिए, आप ऊपर जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर आपका अधिकारों का हनन होता है तो आप न्याय में जा सकते हैं, उसके लिए बात रख सकते हैं। उसके लिए भी अधिकार दिया गया है, जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। वो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जितना भी मैंने आपको समझाया है, उसको आपको डिफाइन करना होगा पेपर के अंदर। ये और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आते ही आते हैं। या तो फिर मौलिक अधिकार को डिफाइन करने को कह देगा, या तो नीति निर्देशक तत्व को डिफाइन करने को कह देगा, या तो इनका अंतर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य हम पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक रूप से न्याय देना। इजी सा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। उम्मीद है करती हूँ कि आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जीवन स्तर पर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण। यानी आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, और जो भी आपको संसाधन की ज़रूरत है, अगर आप उसके लिए विजिबल हैं, तो आप अपना उन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बढ़ावा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना भी एक राज्य से संबंधित है। ठीक है, नीतियाँ, क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योग को बढ़ाना, उपयोगी पशुओं को मारने का रोक। ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य हैं। ये सब क्या करते हैं? नीतियाँ अपनाते हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ग्राम पंचायत का प्रोत्साहन। ठीक है, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना भी क्या आता है? क्या है? नीति निर्देशक तत्व की नीतियाँ हैं। इतना समझ में आया? ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, दावा और अधिकार, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी दावा और अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। दावा अधिकार वो होता है जिसके लिए हम न्यायालय में जाके अपनी बात रख सकते हैं, और दावा जो होता है वो उसके लिए हम अपने बात नहीं रख सकते। दावा ये अधिकार वो होता है जो हमें दिया जाता है, दावा जो हम करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी दावा और अधिकार के ऊपर। तो आगे चलते हैं। देखिए, प्राप्त जीवन व्यापन। आप अपना जीवन व्याप्त कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों का समान काम की समान मजदूरी देना। अब अगर एक महिला और पुरुष एक ही पद पे हैं और एक ही काम करते हैं, तो उनको समान वेतन देने का अधिकार। ठीक है, अधिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्थिक शोषण, जैसे यानी कि मैंने अभी बताया, जैसे महिलाओं को कम होता है, बहुत ऐसी जगहों पे होता है तो कि महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है और आदमियों को ज़्यादा पैसा देता है। काम भले वही करती हैं, इसलिए इसके विरुद्ध भी अधिकार दिया जाता है आपको। काम का अधिकार, आप कोई भी अफसर हो, कोई भी काम हो, अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आपको वो काम करने का अधिकार दिया जाता है। 6 महीने से कम आयु का बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखरेख की शिक्षा। देखिए, राज्य की ये सब क्या होती है? राज्य की ये क्या नियम होते हैं, उनके इसे लागू उन्हें करना चाहिए। जैसे कि अब जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी खोलना, बाल शिक्षा, उनके पढ़ाई के लिए ध्यान देना। कौन कर सकता है? ये सब राज्य ही कर सकती है। इतना समझ में आ गया आपको?
हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था हमारे, मैंने बता दिया कि इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो नीति निर्देश तत्व के बारे में पूछा जाएगा, या तो मौलिक अधिकार के बारे में, या तो इन दोनों के लिए अंतर पूछा जाएगा। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बोल देना। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके हाथ से छूटे ना। ठीक है, आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए कि ताकि आप सबके अच्छे नंबर आए, ताकि क्योंकि आप सब मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी पॉइंट आपके हाथ से ना चूके, आपका 1 नंबर भी जाया ना हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।